नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए डीसी जनरेटर पढ़ने वाले हैं और डीसी जनरेटर्स जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला, पॉइंट, डाटा वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक, ये सभी हम लोग यहां पर एक वीडियो में पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और एक बात आप लोग को बताऊँ, देखिए एग्ज़ाम आ गया है आप लोग का, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। क्रैश कोर्स के नाम पर ये कोर्स वो कोर्स है, तो इन सभी चक्करों में मत पड़िए। सबको पैसा कमाना है, ठीक है। तो आप लोग जो अपना शार्ट नोट्स बनाए हैं उसको पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए बार बार। और कोशिश कीजिए कि कम से कम एक दो बार पूरा मतलब कंप्लीट कोर्स जो है एक दो बार जरूर डेली देखिए। या फिर मतलब जो जैसे जो शार्ट नोट्स का रिवीजन कराया हो लगभग 20 मिनट में 25 मिनट में, उस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा आपको। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ते हैं। तो डीसी जनरेटर क्या होता है? तो एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। जनरेटर बोलते हैं। अब हमको डीसी मिल रहा है, आउटपुट जो डीसी करंट मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर बोलते हैं। तो कोई आपसे सिंपल में पूछ ले कि डीसी जनरेटर क्या होता है, तो इनपुट मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले जो सोर्स इक्विपमेंट होता है उसे हम लोग डीसी जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर छोड़ के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखिए क्या है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जिसको हम लोग डायनेमो बोलते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो डीसी जनरेटर होता है किसके प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, देखिए जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में उसको घुमाया जाता है तो कंडक्टर पर जो है क्या करता है, कंडक्टर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं उसको कट करता है, तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो देखिए यही यहाँ पर है, यदि किसी कंडक्टर को किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि चालक चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं को काटता है, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मतलब व्हेन एवर ए कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स देन ईएमएफ इंड्यूस इन दैट कंडक्टर, ठीक है। तो डीसी जनरेटर के लिए हम लोग इसी डायरेक्शन की दिशा जो है, फोर्स की डायरेक्शन की दिशा, जो ईएमएफ की डायरेक्शन की दिशा हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से भाग होते हैं डीसी जनरेटर में, तो भाग हम लोग सभी को पार्ट को अभी देख लेते हैं आगे चल के। तो इसमें देखिए कौन से पार्ट होते हैं। तो जैसे योक हो गया आपका, मैग्नेटिक पोल हो गया आपका, मैग्नेटिक कोर हो गया, बाइंडिंग होता है, इसके बाद टर्मिनल होता है, ब्रूस होता है। आर्मेचर का भाग कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आर्मेचर हो गया, आर्मेचर कोर होता है, आर्मेचर टीथ होता है, आर्मेचर स्लॉट होता है, आर्मेचर बाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर होता है, ब्रश होता है, बेयरिंग और शाफ्ट होते हैं। ये सभी जो है आर्मेचर रोटर के पार्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है आपका यहाँ से क्वेश्चन मेन रूप से बनता है। देखिए योक क्या होता है, तो योक एक कास्ट आयरन का छोटी मशीन अगर होती है तो छोटी मशीन के लिए योक किसका बना होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो छोटी मशीन होती है, छोटी मशीन के लिए योक किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का होता है। और बड़ी मशीन जो होती है वो कास्ट स्टील की बनी होती है। यह मशीन के अंदर मैग्नेटिक पाथ जो होती है, मैग्नेटिक पाथ को या फ्लक्स को रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो योक का मेन काम क्या होता है, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है उसको रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है। और यह जो मैकेनिकल मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन जो है, जो योक होता है क्या करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे धूप हो गया, मट्टी हो गया, नमी, इन सभी से। इसके बाद इसमें देखिए जो मैग्नेटिक कोर होता है, कोर क्या होता है, जो छोटे होते हैं उनके पोल कोर तथा पोल शू जो है कास्ट आयरन का बनाए जाते हैं, और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील की बनाई जाती हैं, तो या माइल्ड स्टील की बनाते हैं, कास्ट स्टील की। इसके बाद देखिए पोल जो आपके मैग्नेटिक पोल कोर होते हैं, पोल कोर को होता है स्टैंपिंग करके बनाते हैं, लेमिनेटेड उस पर कराया जाता है, लेमिनेशन करते हैं हम लोग। तो लेमिनेशन करने से क्या होता है, तो लेमिनेशन करने से ईडी करंट लॉस कम होती है। और थिकनेस ऑफ लेमिनेशन पूछता है, तो थिकनेस ऑफ लेमिनेशन जो होता है 0.35 से 0.5 mm होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है देखिए रोटर होता है। देखिए आर्मेचर कोर जो होता है, देखिए आर्मेचर कोर जो डीसी मशीन का जो घूमने वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोर बोलते हैं। या डीसी मशीन के लिए एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, उसकी जो इसमें थिकनेस होती है कितनी रहती है, सिलिकॉन की जो छोटी छोटी सर्कुलर प्लेटें होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, पतली पतली पत्तियों में काट के उसको स्टैंपिंग करके हम लोग बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हिस्टेसिस लॉस होता है कम होती है,
और ईडी करंट लॉस भी कम हो जाता है उससे। तो उसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.35 से 0.5 mm तक जो है उसकी थिकनेस होती है। कम्यूटेटर क्या होता है, देखिए कम्यूटेटर तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कम्यूटेटर क्या होता है। तो कम्यूटेटर जो होता है ये हार्ड रन कॉपर का बना होता है। और कम्यूटेटर क्या होता है, तो कम्यूटेटर हार्ड रन कॉपर का बना होता है और इसे हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। यह आर्मेचर में जो एसी बनता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर है, तो कम्यूटेटर क्या करता है, यह करंट का कन्वर्जन करता है, मतलब अर्थात एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसे हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। इसके बाद ब्रूस और गियर होते हैं। तो ब्रूस गियर क्या होते हैं, तो मशीन को अच्छे से रोटेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश गियर का यूज करते हैं। या इसके जो रोटर वाले पार्ट होते हैं उसको क्या करता है, एक इंड प्लेट की सहायता से इसको हम लोग स्टैंपिंग करके रखते हैं, तो उसको क्या करता है, रोटेट कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रश गियर। बियरिंग होता है। ब्रश जो होता है, देखिए ब्रश का मेन काम होता है कि ब्रश जो होता है, ब्रश का मेन काम है, देखिए यहाँ से 1 मिनट, ब्रश का मेन काम होता है कि जो कम्यूटेटर जो है आर्मेचर में जो करंट बनती है तो उसे कम्यूटेटर पे आता है। कम्यूटेटर से बाहर एक्सटर्नल सर्किट को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो ब्रश जो होता है कार्बन और किसका बना होता है, कार्बन और कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद कार्बन ब्रश होते हैं। देखिए कार्बन ब्रश कैसे होते हैं, तो कार्बन ब्रश क्या होता है, कार्बन ब्रश यहाँ कम्यूटेशन के लिए, तो कार्बन ब्रश का जो एक तरह से कम्यूटेटर जो होता है ये अच्छे मतलब कि लुब्रिकेशन के रूप में कार्य करता है और जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन नहीं होते हैं। तो कार्बन ब्रश तथा कम्यूटेटर की सतह के बीच घर्षण को कम करने के लिए, मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग कौन सा कार्बन ब्रश यूज करते हैं। साफ्ट होता है, साफ्ट जो है क्वेश्चन पूछा था साफ्ट किसका बना होता है, साफ्ट जो है माइल्ड स्टील का बना होता है, मृदु इस्पात जिसको बोलते हैं, तो माइल्ड स्टील का बना होता है साफ्ट। ठीक है, इधर बियरिंग है, तो आप लोग बियरिंग जो है मेन रूप से देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं आप लोग को रिवीजन कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, तो ईएमएफ जो इंड्यूज होता है डीसी जनरेटर में, ईएमएफ इंड्यूज होता है, उसका इक्वेशन जो है देखिए, तो ईजी इजकल टू जनरेटेड ईएमएफ जो है ईजी इजकल टू पी एन फाई जेड अपान 60 ए होता है। पी क्या होता है, नंबर ऑफ पोल होता है, एन स्पीड होता है और फ्लक्स जो है ये फाई जो है फ्लक्स है, जेड टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर है और ए जो होता है ये पैरेलल पाथ होता है। ठीक है, लैब बाइंडिंग के लिए ए बराबर पी होता है, तो लैब बाइंडिंग के लिए ए बराबर पी होता है, तो यहाँ से जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा, 5 ZN अपान 60 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वेव बाइंडिंग के लिए, वेव बाइंडिंग के लिए जो है देखिए, वेव बाइंडिंग के लिए ए बराबर 2 होता है, तो ए बराबर 2 होता है तो पी एन 5 जेड अपान 120 हो जाएगा यहाँ से। अब इक्वेशन 1 और 2 से जो लैब बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में जो रिलेशन आती है ईएमएफ इंड्यूज का, तो वेव बाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूज इक्वल टू P/2 इंटू लैब बाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूज होता है। लैब बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में डिफरेंस क्या होता है देखिए, तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग। तो लैब बाइंडिंग जो होता है देखिए लो वोल्टेज के लिए और लो वोल्टेज हाई करंट के लिए लैब बाइंडिंग यूज करते हैं और वेव बाइंडिंग जो होता है हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कॉइल लीड्स जो होते हैं एक दूसरे पर चढ़ी रहती हैं लैब बाइंडिंग में, और ये क्या होता है वेव बाइंडिंग जो होता है ये सीरीज बाइंडिंग होती है और जो लैब बाइंडिंग होती है पैरेलल बाइंडिंग होती है और वेव बाइंडिंग जो होती है कैसी होती है, सीरीज बाइंडिंग होती है। ठीक है, इसके बाद लैब बाइंडिंग जो होती है लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज करते हैं और वेव बाइंडिंग जो होती है, वेव बाइंडिंग में क्या होता है कि हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज करते हैं। लैब बाइंडिंग में जो पैरेलल पाथों की संख्या ए बराबर पी होता है और वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथों की संख्या फिक्स होती है वो 2 होता है। ठीक है, लैब बाइंडिंग जो होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इक्विलाइजर रिंग का यूज करते हैं और वेव बाइंडिंग में जो है इक्विलाइजर रिंग का यूज नहीं करते हैं। लैब बाइंडिंग में हम लोग डमी कॉयल का यूज नहीं करते हैं, जबकि वेव बाइंडिंग में हम लोग डमी कॉयल का यूज करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए इससे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर आता है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर में तो क्वेश्चन पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर जो है, तो देखिए डीसी जनरेटर को हम लोग 2 पार्ट में मेन रूप से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है जिसको हम लोग अलग से एक्साइटेशन देते हैं, उसे हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो स्वयं से एक्साइट हो जाता है। तो इसमें अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होता है इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है जनरेटर होता है और एक क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है देखिए इसको हम लोग 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। तो कौन सा, शंट होता है, सीरीज होता है और कंपाउंड होता है। इसके बाद जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट शंट होता है और लॉन्ग शंट होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखिए जो शॉर्ट शंट होता है, शॉर्ट शंट इसको फिर हम लोग अगेन डिवाइड करते हैं। तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड होता है इसको हम लोग अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और ओवर कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। इसके बाद एक डिफरेंशियल होता है, तो डिफरेंशियल को हम लोग अलग से देखेंगे। देखिए
तो यहाँ से देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए कौन कौन सा जनरेटर है, इसका ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद एप्लीकेशन हम लोग लास्ट में देख लेंगे। देखिए क्या है, डीसी जनरेटर जो है, डीसी जनरेटर में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो यहाँ से हम लोग देखिए एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, इसके फील्ड वाइंडिंग, ये जो है इसका फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं एक वोल्टेज, डीसी वोल्टेज के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से लोड जो होता है, यहाँ पर लोड है, ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है आपकी, यहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज जो है ईजी है, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज पर आपको मान लीजिए वीटी मिल जाएगा। तो यहाँ से IA जो होता है IL के बराबर होता है, क्योंकि आर्मेचर करंट जो होता है वही आपके लोड पे जाती है, तो आर्मेचर करंट और लोड करंट दोनों बराबर होते हैं। अब टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलता है, तो EG माइनस IARA। EG देखिए यहाँ से आप KVL लगा दीजिए, तो यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगा, ये यहाँ का वोल्टेज माइनस कर दीजिए यहाँ का वोल्टेज, और फिर यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से KVL लगाएंगे तो माइनस V, इसके बाद यहाँ से ड्राफ्ट निकाल दीजिए IARA, और इसके बाद माइनस EG, ठीक है। यहाँ से तो V को पक्षांतर करेंगे इधर आप, तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG माइनस IARA। यहाँ से ब्रश का ड्राप भी निकाल दीजिए, तो EG माइनस IARA और माइनस ब्रश ड्राप हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली पूछता है कि इसे न्यूमेरिकल दे के डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसका ये जो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, जनरेटेड EMF कितना होगा। इसके बाद यहाँ से देखिए इसमें शंट जनरेटर जो है, शंट जनरेटर में, तो शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये क्या होता है, तो फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं, तो आर्मेचर के पैरेलल में लगा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए इसके पैरेलल में जो लगा हुआ है, तो आर्मेचर, ये आपका आर्मेचर है, इसके पैरेलल में जो है हम लोग फील्ड वाइंडिंग लगाए हैं, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है। इसके बाद लोड, इधर से यहाँ से लोड में करंट जा रही है, तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू IL प्लस ISH हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए IA इक्वल टू आर्मेचर करंट बराबर क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू IL प्लस ISH हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज VT इक्वल टू मिलेगा EG माइनस IARA, EG माइनस IARA माइनस ब्रश ड्राप जो है शंट जनरेटर के लिए EMF इक्वेशन हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज का। ऐसे ही आपका सीरीज जनरेटर है, देखिए सीरीज जनरेटर में क्या होता है, सीरीज जनरेटर जो होता है, सीरीज जनरेटर में जो है आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ होता है, तो इसमें आर्मेचर करंट, लोड करंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में करंट जो है ये सभी बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपको टर्मिनल वोल्टेज जो मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज EG इक्वल टू माइनस IARA प्लस RSC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको टर्मिनल वोल्टेज VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG माइनस IA प्लस RSE, और उसके बाद माइनस ब्रश ड्राप घटा देंगे तो आपको जो टर्मिनल वोल्टेज VT मिल जाएगा आपको। इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट है, इसमें शार्ट शंट होता है, एक लॉन्ग शंट होता है। तो शार्ट शंट क्या होता है, देखिए शार्ट शंट में, शार्ट शंट नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, शार्ट में होता है, छोटे में होता है। तो आर्मेचर के अगर पैरेलल में नहीं लगा रहा है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के अगर पैरेलल में नहीं लगा है तो शार्ट शंट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या है, आर्मेचर जो है, आर्मेचर के पैरेलल में जो होता है शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, तो आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड अगर वाइंडिंग रहेगी और लोड के सीरीज में जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग रहेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शार्ट शंट कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से IA इक्वल टू ISH प्लस ISE होता है। तो यहाँ से देखिए सेम ऐसे निकल रहा है करंट, तो ये एक तरह से किसकी तरह होता है, तो जो आपका शंट जनरेटर होता है उसकी तरह सीरीज फील्ड वाइंडिंग को निकाल दीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन जो मिलता है आपको EG माइनस IARA माइनस ISE RSC हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग शंट जनरेटर होता है, तो लॉन्ग शंट जनरेटर में क्या है, देखिए लॉन्ग शंट जनरेटर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है ये आर्मेचर के सीरीज में होता है, तो इसे हम लोग लॉन्ग शंट जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो करेक्टरिस्टिक होता है, करेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डीसी जनरेटर के करेक्टरिस्टिक, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसके कौन से करेक्टरिस्टिक इसको बीच में खींचा जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए करेक्टरिस्टिक जो है डीसी जनरेटर के, एक लोड करेक्टरिस्टिक होता है, तो लोड करेक्टरिस्टिक होता है, एक इंटरनल करेक्टरिस्टिक होता है और एक ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक होता है, और एक आपका लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक होता है। तो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक जो होता है EG0 जो होता है या E0 और IF के बीच में खींचा जाता है। IF क्या है, फील्ड करंट है, और नो लोड पे जनरेटेड EMF जो है EG0 होता है। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग करेक्टरिस्टिक या फिर नो लोड करेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखिए इंटरनल करेक्टरिस्टिक होता है। इंटरनल करेक्टरिस्टिक जो होता है जनरेटेड EMF आर्मेचर में, इंटरनल मतलब इनर साइड में, मतलब जो अंदर इंड्यूस EMF हो रहा है उसके बीच में करेक्टरिस्टिक खींचते हैं।
तो इसमें क्या होता है ईजी और आईए, मतलब आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका करेक्टरिस्टिक खींचते हैं हम लोग, ड्रा करते हैं। तो ईजी और आईए के बीच में जो करेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं उसे हम लोग इंटरनल करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। इसे हम लोग टोटल करेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक होता है। देखिए एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक जो होता है ये आपका किसके बीच में, तो आपका वीटी टर्मिनल वोल्टेज, मतलब लोड पे जो वोल्टेज मिलता है वो, और लोड करंट के बीच में जो हम करेक्टरिस्टिक को ड्रा करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, या तो फिर इसी को और किस नाम से जानते हैं तो लोड करेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं। एक और क्वेश्चन पूछाता है कि लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींचा जाता है, तो लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक जो होता है ये आपका वीटी और आईएफ के बीच में खींचा जाता है। ठीक है, देखिए सेचुरेट जो होता है वो फील्ड बाइंडिंग होती है। ठीक है, फील्ड बाइंडिंग जो होती है सेचुरेट होती है, और लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक, तो लोड पे आपका वोल्टेज मिलता है तो वीटी, और सेचुरेशन किसका होता है तो फील्ड बाइंडिंग का होता है तो आईएफ के बीच में। तो लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक किसके बीच में खींचा जाता है, तो वीटी और आईएफ के बीच में ड्रा किया जाता है। इसके बाद देखिए डीसी शंट जनरेटर का करेक्टरिस्टिक कैसे कैसे ड्रा होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग करंट लेते हैं एक्स एक्सिस पर जो है आईए, आईएसएच और आईएल जो है, हम लोग करंट को जो है एक्स एक्सिस पर, और जो जनरेटेड वोल्टेज होता है वी टर्मिनल वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज, या तो फिर ई नाट जो होता है इसको हम लोग वाई एक्सिस पर लेते हैं। ये आपका रेफरेंस लाइन है। आपको एक्चुअल वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब शंट जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज के लिए होता है, तो एक्चुअल में आपको वोल्टेज यहाँ मिलना चाहिए था, ऐसे कांस्टेंट रहना चाहिए था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से क्या होता है, कुछ रीजन की वजह से जो है कहाँ मिलता है आपको, थोड़ा सा डाउन मिल जाता है। तो इसमें कौन सी करेक्टरिस्टिक किसके बीच किसके लिए खींचा गया है, तो इसको हम लोग देख लें। देखिए जो आपका, देखिए थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक जो है, ऐसे हम लोग अगर करंट बढ़ाते हैं, मतलब फील्ड करंट बढ़ाते हैं, फील्ड करंट अगर बढ़ाते हैं तो जनरेटेड ईएमएफ पहले बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा घटता है। क्यों घटता है भाई साहब, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो है कुछ थोड़ा सा घट जाता है। देखिए डाउन हो गया ना यहाँ से ऐसे, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, देखिए यहाँ से ये घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप है ये, इसके कारण थोड़ा सा वोल्टेज आपको कम मिलता है। इसके बाद हम लोग इंटरनल लोड करेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं। तो लोड करेक्टरिस्टिक जो हम लोग ड्रा करते हैं उसमें क्या होता है, देखिए तो उसमें जो ड्रॉप मिलता है आपको, देखिए यहाँ से आपको जानते हैं कि वी टी इक्वल टू क्या होता है, ई जी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, आई ए आर ए। तो यहाँ से आपको जो आउटपुट मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज मिलता है वी टी, वो देखिए अगर आई ए फील्ड करंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और बढ़ा दीजिए, तो और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये ड्रॉप जो है बढ़ेगा। ठीक है, ड्रॉप बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो घटेगा ही ना, तो आपका वोल्टेज इसी वजह से जो है थोड़ा सा घट जाता है। देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए डीसी सीरीज जनरेटर के लिए है। तो डीसी सीरीज जनरेटर के लिए जो है क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ रहेगा, फील्ड करंट बराबर लोड करंट बराबर आर्मेचर करंट होता है। तो यहाँ से जो देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से मिलता है, तो ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण 2 से 3 वोल्ट का यहाँ पर रहता है। तो जो ये वाला यहाँ से करंट डायरेक्टली ऊपर मतलब बढ़ता है वोल्टेज, तो ये जो इतना वोल्टेज आपको करेक्टरिस्टिक जो ऊपर से मिलता है ये आपका किसकी वजह से होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण होता है। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिज्म कारण होता है। अब इसमें आपको वोल्टेज देखिए, जैसे जैसे आप फील्ड करंट को बढ़ाते हैं, देखिए ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को बढ़ाते हैं, सबसे पहले क्या है, देखिए फील्ड करंट को बढ़ाते हैं, फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो आपको टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है। क्यों, नो लोड पे। पहले ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक में न तो आर्मेचर ड्रॉप होता है न तो आर्मेचर रिएक्शन होता है, इस वजह से जो इसका करेक्टरिस्टिक है सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, वोल्टेज जो है सबसे ज़्यादा मिलता है ईजी। तो ओपन सबसे ऊपर कौन सा होता है, ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद उससे नीचे इंटरनल करेक्टरिस्टिक आता है। इंटरनल करेक्टरिस्टिक आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जब आप फील्ड वाइंडिंग में बढ़ाएंगे, फील्ड वाइंडिंग का बढ़ाते हैं, फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर नो लोड पर है, नो लोड पर है तो जो आप टर्मिनल आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा पूरा पूरा आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको टर्मिनल पे मिल जाएगा, तो ईजी नाट मिल जाएगा। तो इसी वजह से ईजी नाट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो है देखिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लोड को लगा देते हैं। ठीक है, लोड को लगा देते हैं, इंटरनल करेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं। तो इंटरनल करेक्टरिस्टिक जब हम लोग ड्रा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वी टी इक्वल टू क्या मिलता है, वी टी इक्वल टू जो इंटरनल में या इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ई जी माइनस आई ए आर ए। आर्मेचर में ये ड्राप जो है, देखिए आर्मेचर में इतना ड्राप हो जाता है, लेकिन नो लोड पे ये ड्राप नहीं था क्योंकि करंट जीरो थी। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर इंटरनल जब हम लोग करेक्टरिस्टिक ड्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आई ए आर ए ड्राप जो है ये इतना ड्राप होता है, इस वजह से जो वोल्टेज है आपका वो थोड़ा सा मतलब कि ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक से कम मिलता है।
तो ओपन सर्किट इंटरनल करेक्टरिस्टिक जो है, इंटरनल करेक्टरिस्टिक आपका ये मिडल वाले जो है देखिए ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद और हम लोग फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाते जाते हैं और फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये जो है सेचुरेट हो जाता है, फील्ड वाइंडिंग सेचुरेट हो जाती है। तो उसके बाद जो है टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो है आपका लोड जो है, लोड करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, या तो हम लोग उसको एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो लोड करेक्टरिस्टिक या इंटरनल करेक्टरिस्टिक जो होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें हमको जो वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, देखिए यहाँ से आप लोग सीरीज जनरेटर के लिए देख लीजिए। देखिए यहाँ से जो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज पर वो आपको इतना मिलता है। मतलब पहले ईजी में से IaRa ड्राप, IaRa ड्राप और IaSe जो ड्राप है, ये दोनों ड्राप बढ़ जाते हैं क्योंकि सीरीज वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा। अब ये दोनों वैल्यू जब आपको घट के मिलेंगे तो आपको टर्मिनल वोल्टेज और कम मिलेगा लोड पे ना। तो यही वजह है कि देखिए जो लोड करेक्टरिस्टिक होता है वो सबसे नीचे मिलता है, आपको सबसे डाउन मिलता है, सबसे कम मिलता है। नो लोड करेक्टरिस्टिक जो है सबसे ऊपर, इंटरनल करेक्टरिस्टिक उसके बाद, और लोड एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, सबसे नीचे मिलता है, सबसे कम मिलता है, क्योंकि उसमें ड्रॉप जो है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद कम्युलेटिव कंपाउंड होता है। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड में, तो कम्युलेटिव कंपाउंड जो है देखिए कहाँ यूज करते हैं, तो कम्युलेटिव कंपाउंड ओवर कंपाउंड होता है। तो ओवर कंपाउंड में क्या होता है, आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलता है। जैसे आप फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो आपको पहले क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे सेचुरेशन के बाद घटने लगता है। फ्लैट कंपाउंड में, लगभग फ्लैट में आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलता है। अंडर कंपाउंड में जो है ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो आपको आर्मेचर जो है EMF जो है, EG जो है वो बहुत कम मिलता है। डिफरेंशियल के लिए ऐसी है, डिफरेंशियल के लिए देखिए, डिफरेंशियल के लिए जो है ये आपका डिफरेंशियल के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें जो है करंट मतलब फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो इसमें भी जो वोल्टेज होता है बहुत तेज़ी से घटता है। इसके बाद आर्मेचर रिएक्शन जो है देखिए, आर्मेचर रिएक्शन, तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ये मेन फील्ड फ्लक्स का विरोध करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। और इसके बाद जो है देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है इसमें क्या होता है कि वह आर्मेचर रिएक्शन जो मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टार्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है देखिए, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आपका EMF देखिए, रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है। EMF में हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं। मशीन में कोर लॉस जो है वो बढ़ जाता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण। मैग्नेटिक जो पोल टिप्स होते हैं, मतलब लीडिंग पोल टिप होता है और ट्रेलिंग पोल टिप होता है, तो इस पर क्या होता है, जो मैग्नेट होते हैं वो सेचुरेट हो जाते हैं, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनना बंद हो जाती है और मशीन में स्ट्रे लॉस और आयरन लॉस जो है ये सब बढ़ जाते हैं। आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं देखिए, तो आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग एम्पियर टर्न, एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न लगा देते हैं। जितना मतलब आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप होगा वो एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न मतलब MMF दे के हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। और क्या करते हैं, मैग्नेटिक पोल शू की लंबाई को बढ़ा देते हैं ताकि एयर गैप जो है वो अंदर जो है एक समान बना रहे और फ्लक्स जो है अच्छे से आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसके बाद जो है देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, पोल शू जो है, पोल शू लगाते हैं, इंटर पोल लगाते हैं जिसको हम लोग को बोलते हैं। तो मेन पोल के बीच में जो है हम लोग इंटर पोल यूज करते हैं। कंपनसेटिंग बाइंडिंग यूज करते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग, इन सभी को यूज करके आर्मेचर रिएक्शन को हटा सकते हैं। इसके बाद जो है देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में रिलेशन पूछता है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में जो रिलेशन होता है देखिए, थीटा एम मैकेनिकल डिग्री इक्वल टू थीटा मैकेनिकल डिग्री बराबर 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री अपन नंबर ऑफ पोल होता है। तो इसको डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। थीटा एम मैकेनिकल डिग्री है और थीटा ई इलेक्ट्रिकल डिग्री है। लीकेज फैक्टर क्या होता है, लीकेज फैक्टर जो है संपूर्ण फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स अपन यूजफुल फ्लक्स को हम लोग लीकेज फैक्टर बोलते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। यहाँ से एम्पियर टर्न का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो देखिए एम्पियर टर्न पर एम्पियर टर्न जो निकालते हैं पर पोल, जो एम्पियर टर्न पर पोल निकालते हैं तो ZI/2P होता है। तो Z क्या होता है, टोटल आर्मेचर कंडक्टर होता है, I करंट होता है और P नंबर ऑफ पोल होता है, ठीक है। और एम्पियर टर्न पर पोल निकालने के लिए डीमैग्नेटाइजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ZI θ/360 होता है, इसको भी ध्यान रखिए फार्मूला। इसके बाद क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए हम लोग देखिए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए फार्मूला होता है ZI 1/2P माइनस θ/360 होता है। और इसके बाद कंपनसेटिंग बाइंडिंग के लिए जो हम लोग एम्पियर टर्न पर पोल निकालते हैं तो 0.7 एम्पियर टर्न पर पोल होता है, ठीक है।
कम्यूटेशन क्या होता है, देखिए कम्यूटेशन जो डीसी जनरेटर में जो है, देखिए डीसी जनरेटर में के आर्मेचर बाइंडिंग में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। अब बात होती है, देखिए कम्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। अगर स्मूथ कम्यूटेशन है तो मतलब करंट का जो चेंजिंग होता है वो आराम से होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, स्मूथ, उसे हम लोग स्मूथ कम्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन जो रफ कम्यूटेशन होता है उसमें करंट का जो चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, रिवर्सल जिसको बोलते हैं, वो बहुत तेज़ी से होता है, तो उसे हम लोग रफ कम्यूटेशन बोलते हैं। लॉसेस जो होते हैं, देखिए लॉसेस तो डीसी जनरेटर में लॉसेस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आर्मेचर लॉस होती है वो I²R होती है, और टोटल लॉस का कुल लगभग 30 से 40% जो है लॉस होता है। शंट फील्ड बाइंडिंग में लॉसेस का होता है ISH²RSH, सीरीज फील्ड बाइंडिंग में ISE²RSE, और इंटरपोल में जो होता है तो IA² इंटू RIP मतलब इंटरपोल का रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद जो है देखिए आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस के अंतर्गत हिस्टेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस आता है। तो हिस्टेसिस लॉस के लिए Vmax पावर 1.6 F इंटू V होता है। F क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, V क्या होता है तो वैल्यूम ऑफ कोर होता है। इसके बाद ईडी करंट लॉस जो होती है, ईडी करंट लॉस जो है तो ईडी करंट लॉस में देखिए क्या है कि KE इंटू Vmax² F² T² इंटू V होता है। तो F क्या होता है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन होता है, V क्या होता है, वैल्यूम ऑफ कोर मटेरियल होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा गया है कि मैकेनिकल लॉस जो है, मैकेनिकल लॉस में कौन सा होता है, तो मैकेनिकल लॉस में स्ट्रे लॉस आता है और कांस्टेंट लॉस आता है, ठीक है। तो स्ट्रे लॉस किसके किसके अंतर्गत आता है, तो आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रे लॉस बोलते हैं। कांस्टेंट लॉस में आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस और शंट फील्ड लॉस जो होती है उसको हम लोग कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए ब्रश का कंटेक्ट रेजिस्टेंस जो है, ब्रश में कितना ड्रॉप होता है, तो ब्रश अगर कार्बन का ब्रश है तो उसमें 1 वोल्ट, और ग्रेफाइट का ब्रश है तो उसमें 0.5 वोल्ट होता है। एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन कौन सा कहाँ यूज होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है डीसी जनरेटर से एप्लीकेशन जो है, देखिए डीसी जनरेटर से एप्लीकेशन बहुत बार पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, कौन सा डीसी जनरेटर का एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से और सबको रट जाइए कौन सा कहाँ पर यूज होता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर देखिए क्या होता है, तो ये कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, विद्युत विश्लेषण में कार्यों में, विद्युत विश्लेषण कार्यों में, विद्युत रासायनिक कार्यों में, केमिकल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल में, और विद्युत अभिवर्धन कार्यों में, अभिवर्धन का मतलब पता नहीं क्या होता है यार, और वार्ड लियोनार्ड मेथड में वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद शंट जनरेटर होता है, शंट जनरेटर देखिए बैटरी चार्जिंग में, डीजल जनरेटर में, और इसके बाद पेट्रोल जनरेटर सेट में, इन सब जगहों पर शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम लोग शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं। सीरीज जनरेटर कहाँ यूज करते हैं, तो सीरीज जनरेटर जो है देखिए, सीरीज जनरेटर बूस्टर के रूप में, आर्क लाइटिंग जनरेटर के रूप में, इसके बाद जनरेटिंग रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग होती है उसकी फील्ड को एक्साइट करने के लिए हम लोग डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद जो देखिए इसमें जो नेक्स्ट है अंडर कंपाउंड है और फ्लैट कंपाउंड है। तो अंडर कंपाउंड जनरेटर का यूज कहाँ करते हैं, तो अंडर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, निकटवर्तम विद्युत सप्लाई करने के लिए, मतलब पास में अगर विद्युत सप्लाई करना है तो अंडर कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर जो होता है, फ्लैट को ही हम लोग लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, इसका जो है कम दूरी पर विद्युत सप्लाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसके बाद आता है आपका ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अधिक दूरी पर अगर पावर सप्लाई करना है तो हम लोग कहाँ करते हैं, ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग डीसी सप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है, और यहाँ प्रायः जो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है इसका प्रयोग अधिक दूरी के लिए, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक को सप्लाई करना है तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है, इस जनरेटर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के लिए करते हैं। तो अगर आपको कहीं वेल्डिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग कौन सा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं। और आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज के लिए जो है, वोल्टेज कितना होता है, 60 से 80 वोल्ट तक होता है, और करंट जो होता है 300 से लेकर 600 एम्पियर तक करंट होती है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग डीसी जनरेटर कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।